एवरीवन, दिस इज दीपा यादव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ सोशल साइंस के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होंगे और आपके सीटेट के एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो लोग सोशल साइंस सब्जेक्ट से हैं और पेपर सेकंड की तैयारी कर रहे हैं वो इस प्रैक्टिस सेट को जरूर देखें। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप डेली वीडियोस को देख पाएं। तो चलिए जानते हैं कि पेपर सेकंड में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं सोशल साइंस सब्जेक्ट में। तो देखिएगा, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट राज्यसभा। राज्यसभा के बारे में कुछ दिया है स्टेटमेंट, आपको करेक्ट आंसर बताना है, चूज करने हैं। स्टेटमेंट ए है 12 members of Rajya Sabha are nominated by the Prime Minister. Statement B, the Rajya Sabha members are elected by the members of Legislative Assembly of various states. Statement C है कि it functions primarily as a representative of the state in the parliament. Statement D है कि it plays a role in reviewing and altering laws initiated by the Lok Sabha. हिंदी में भी पढ़ लेते हैं कि राज्यसभा के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो ए है राज्यसभा के 12 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नामांकित किए जाते हैं। बी है कि राज्यसभा के सदस्य का चुनाव विभिन्न राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। सी कि यह मुख्यतः संसद में राज्यों के प्रतिनिधियों के रूप में कार्य करती है। और इसका डी है लास्ट कि इसकी जो लोकसभा द्वारा प्रवर्तित नियमों की पुनरावृत्ति जो है एवं परिवर्तन में भूमिका है। तो ये सारे चार स्टेटमेंट दिए गए, आपको पीछे जो है चूज द करेक्ट आंसर मतलब सही विकल्प का चयन करना है, स्टेटमेंट कौन सा सही होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बी सी एंड डी। ठीक है, बी और सी डी देखिए ये है, इसमें बोला गया कि राज्यसभा के 12 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नामांकित किए जाते हैं। तो ये ऐसा नहीं है, ठीक है, प्रधानमंत्री 12 सदस्यों को नहीं। वर्तमान समय में क्या है, राज्यसभा में 245 मतलब 245 सदस्य हैं। इसमें से क्या है, 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, न कि प्रधानमंत्री। तो इसलिए क्या है, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। स्टेटमेंट बी है कि राज्यसभा के सदस्य का चुनाव विभिन्न राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। तो ये करेक्ट है। सी है कि यह मुख्यतः संसद के राज्यों के प्रतिनिधियों के रूप में कार्य करती है। तो ये भी करेक्ट है। डी है कि इनकी जो लोकसभा तथा प्रवर्तित नियमों में पुनरावृत्ति और परिवर्तन में भूमिका है। तो इसलिए और राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है और इसके जो 1/3 सदस्य क्या होते हैं, प्रति 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन जो है बी सी डी करेक्ट है, ए आपका गलत है। यहाँ पे 245 सदस्य होते हैं और जिसे 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है, न कि प्रधानमंत्री के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन है कि मैच द कॉलम फर्स्ट ऑफ सर्विस कंडीशन विद द कॉलम सेकंड ऑन द ऑक्यूपेशन एंड चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड दिया गया है रेगुलर सैलरी, कैजुअल वर्क, सेल्फ एम्प्लॉयड और डी अनपेड लेबर। तो कॉलम बी में वो लोग क्या करते हैं ये आपको बताना है। निम्नलिखित कॉलम ए में सेवा शब्द को कॉलम सेकंड से जीविका में सम्मिलित करें और उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो कॉलम फर्स्ट में देखिए दिया है कि वेतनभोगी कर्मचारी। तो वेतनभोगी कर्मचारी क्या होगा, इसमें से वो होगा शिक्षा, शिक्षक जो है वो वेतनभोगी कर्मचारी है। बी वाला जो है अनियमित काम, अनियमित काम कौन करता है, ये निर्माण मजदूर करते हैं। ठीक है, इनके पास जल्दी काम नहीं मिलता है तो ये कभी कभी ही मिलते हैं। सी वाला कि स्वरोजगार, स्वरोजगार फुटपाथ ठेला ये सब दुकानदार हो गए स्वरोजगार वाले जो खुद का बिजनेस लगाते हैं। और डी कि बिना वेतन का मजदूर, तो वो है गृहिणी जो हाउसवाइफ होती है, सेल्फ एम्प्लॉयड, वो क्या होती है, बिना वेतन के मजदूर कहे जाते हैं। ठीक, तो ये सारे आपके, तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा
कि द अरेंजमेंट बिटवीन अ मर्चेंट एंड वीवर्स वेयर बाई मर्चेंट सप्लाइज द रॉ मटेरियल ऑफ वीवर्स एंड रिसीव द फिनिश्ड प्रोडक्ट फ्रॉम द वीवर्स इज नोन एज। व्यापारी और बुनकरों के बीच की व्यवस्था जहां व्यापारी बुनकरों को कच्चा माल देता है और उनसे तैयार माल प्राप्त करता है, तो उसको क्या मतलब वो चीज़ क्या कहलाती है? तो ऑप्शन ए है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट आयात निर्यात, बी है कोऑपरेटिव सहकारिता, सी है पुटिंग आउट सिस्टम दादान व्यवस्था, ऑप्शन डी है कि चेन ऑफ मार्केट्स बाजारों की श्रृंखला। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है? पुटिंग आउट सिस्टम दादन व्यवस्था है। व्यापारी और बुनकरों के बीच क्या है कि व्यवस्था जहां व्यापारी बुनकरों को कच्चा माल देता है और उनसे तैयार माल प्राप्त करता है, तो वह व्यवस्था दादन व्यवस्था कहलाती है। ठीक है, पुटिंग आउट सिस्टम। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से इस तर्क के लिए लोकतांत्रिक देश में अकाल की संभावना कम होती है, कौन से वैध कारण है? लोकतांत्रिक देश में अकाल की जो संभावना कम पूछा है, तो वो कौन से वैध कारण है, वैलिड कारण है, वो आपको बताने हैं। ए देखिए कि लोग अपनी आस्था का पालन करने के लिए स्वतंत्र है। बी है कि सरकार अगले चुनाव में हार के भय से शीघ्र प्रतिक्रिया देगी। सी विपक्ष भूख और भूखमरी की ओर ध्यान आकर्षित कर सकता है। डी स्वतंत्र प्रेस अकाल से हो रहे कष्टों को की रिपोर्ट बना सकती है। तो सही विकल्प का चयन कीजिए। ये सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको इसमें से चूज द करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ओनली बी सी एंड डी करेक्ट है। देखिए, लोग अपनी जो आस्था का पालन करने के लिए क्या है, स्वतंत्र हैं, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। स्टेटमेंट बी है कि सरकार अगले चुनाव में जो हार के भय से शीघ्र क्या है, प्रतिक्रिया करती है। ठीक है, प्रतिक्रिया करती है और विपक्ष भूख और भूखमरी की ओर क्या है, ध्यान को आकर्षित करती है। ठीक, ये स्टेटमेंट भी सही है। डी वाले में है कि स्वतंत्र जो है प्रेस अकाल से हो रही कष्टों की रिपोर्ट क्या है, बना सकती है। और ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। और लोकतांत्रिक जो सरकारें हैं लोगों के प्रति क्या है, ज़्यादा उत्तरदायी होती है। तो भारत दुनिया की सबसे लोकतांत्रिक व्यवस्था वाला देश है और यह क्या है, एक युवा राष्ट्र है। वर्ष जो 1947 में आज़ादी के बाद भारत दुनिया का क्या है, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश बना है। तो इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट, ओनली बी सी एंड डी करेक्ट आंसर। ए स्टेटमेंट ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द कंस्टिट्यूएंट असेंबली। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा के संबंध में सही नहीं है? नहीं पूछा है, इसको जरा ध्यान से पढ़ा कीजिए, जो नहीं वाले ऑप्शन है, क्योंकि कभी कभी गलत हो जाते हैं। ऐसे ही नहीं की जगह हम हाँ वाले करके सही वाले करके चले आते हैं और इसमें सारे ऑप्शन गलत हो जाते हैं। तो स्टेटमेंट ए देखिएगा, जो ए है ऑप्शन, कि द असेंबली हैड मेनी मेंबर्स हु वर नॉट विद द इंडियन नेशनल कांग्रेस। सभा में कई सदस्य थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ नहीं थे। और बी है कि द असेंबली रिप्रेजेंटेड मेंबर फ्रॉम डिफरेंट सोशल ग्रुप। सभा ने विभिन्न सामाजिक समूहों में आए सदस्यों का प्रतिनिधित्व किया। सी है कि मेंबर्स ऑफ द असेंबली बिलीव्ड इन डिफरेंट आइडियोलॉजीज। सभा के सदस्य विभिन्न विचारधाराओं में विश्वास करते थे। और डी है कि द असेंबली ओनली हैड मेल मेंबर्स। सभा में केवल पुरुष सदस्य थे। तो इसमें नहीं, इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया है उस तरीके से। तो इसमें आपको बताना है कि संविधान सभा के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो देखिए, जो ये ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है कि द असेंबली हैड मैनी मेंबर्स हु वर नॉट विद द इंडियन नेशनल कांग्रेस। सभा में कई सदस्य थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ नहीं थे। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट है। बी है कि द असेंबली रिप्रेजेंटेड मेंबर फ्रॉम डिफरेंट सोशल ग्रुप। सभा में विभिन्न सामाजिक समूहों में आए सदस्यों का प्रतिनिधित्व था, ये भी करेक्ट है। और सभा के सदस्य विभिन्न विचारधाराओं पर क्या है, विश्वास करते थे, ये भी करेक्ट है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की क्या है, प्रथम बैठक दिल्ली में स्थित काउंसिल चैम्बर में पुस्तकालय भवन में हुई थी। ठीक है, और सच्चिदानंद सिन्हा क्या है, सभा के
अस्थायी अध्यक्ष थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। तो ये मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको बता दी। और डी क्या है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका कि द असेंबली ओनली हैड मेल मेंबर्स, सभा में केवल पुरुष सदस्य थे। तो ऐसा नहीं था, वहाँ पे क्या है, सभा में 15 महिला सदस्य भी थी। भी संविधान सभा में महिलाओं की भी संख्या क्या थी, 15 थी, ये केवल पुरुष सदस्य नहीं थे। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द प्रीमेबल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर विच टू काइंड ऑफ इक्वालिटी टू ऑल सिटीजन्स। भारतीय संविधान की प्रस्तावना सभी नागरिकों को किन दो प्रकार की समानता सुनिश्चित करता है। तो ऑप्शन ए है कि स्टेट एंड अपॉर्चुनिटी, प्रतिष्ठा और अवसर, बी है इनकम एंड वेल्थ, आय और धन, सी है प्रॉपर्टी एंड स्टेटस, संपत्ति और प्रतिष्ठा, ऑप्शन डी है अपॉर्चुनिटी एंड इनकम, अवसर और आय। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, प्रतिष्ठा और अवसर। ठीक है, इसके बारे में कुछ हम लोग डिटेल इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। भारतीय संविधान की क्या है, प्रस्तावना सभी नागरिकों को क्या है, प्रतिष्ठा और अवसर को दो प्रकार की समानता क्या है, प्रदान करती है। ठीक है, तो स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, प्रतिष्ठा और अवसर प्रदान करती है। और संविधान की प्रस्तावना का जो है प्रस्ताव क्या है, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। ठीक है, तो ये आपने जान लिया कुछ अलग से इंफॉर्मेशन, और इसका करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के काम में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, यह कथन भारतीय संविधान के किस सिद्धांत को दर्शाता है। ऑप्शन ए जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा, ऑप्शन बी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, आधारभूत संरचना का सिद्धांत, सी है सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों का बंटवारा, डी जुडिशियल एक्टिविज्म, न्यायिक सक्रियता। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों में बंटवारा। इसका आंसर होगा विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के काम से हस्तक्षेप नहीं कर सकते। यह कथन क्या है, जो स्टेटमेंट दिया गया है भारतीय संविधान के शक्तियों का बंटवारा सिद्धांत को दर्शाता है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रीड द स्टेटमेंट्स ए एंड बी एंड चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। स्टेटमेंट ए है कि देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन ऑफ इंडियन स्टेट, बी देयर इज प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब फॉर रिलीजियस माइनॉरिटीज। ए और बी को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ए है कि भारतीय राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है, बी सरकारी नौकरियों में धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से चूज द करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ए इज ट्रू, बी इज फॉल्स। ए सही है बट बी क्या है, गलत है। देखिए ए कैसे सही है कि भारतीय राज्य का कोई क्या है, आधिकारिक धर्म नहीं है, ये करेक्ट है। बी बोल रहा है कि सरकारी नौकरियों में धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। तो देखिए नहीं, इसको समझिएगा कि जो सरकारी नौकरियों में धार्मिक अल्पसंख्यक के लिए आरक्षण है, यह कथन क्या है, गलत है। ये स्टेटमेंट गलत है। सरकारी नौकरियों में SC, ST, OBC, EWS और विकलांगों को आरक्षण दिया गया है, जो कि सभी धर्म के लोगों के पिछड़े हेतु वर्ग हैं। तो इस प्रकार से क्या है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए क्या है, ट्रू है, बी इज फॉल्स। ठीक, तो सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म प्रथमा कुलिका, इसमें इंग्लिश में कुलिका दिया है, इन द गुप्ता पीरियड स्टैंड फॉर। गुप्त काल के प्रथम कुलिक शब्द का अर्थ बताइए। ठीक है, तो ऑप्शन ए है कि चीफ जुडिशियल ऑफिसर, मुख्य न्यायिक अधिकारी, बी है कि चीफ बैंकर, मुख्य बैंकर, सी चीफ मर्चेंट, मुख्य व्यापारी, डी चीफ क्राफ्ट्समैन, मुख्य शिल्पकार। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चीफ क्राफ्ट्समैन, मुख्य शिल्पकार। गुप्त काल के जो प्रथम कुलिक शब्द का अर्थ क्या है,
मतलब अर्थ होता था कि मुख्य शिल्पकार होता था कुलिक का मतलब। और मुख्य न्यायिक जो अधिकारी की महान दंड जो नायक थे वो मुख्य व्यापारी को सार्थवाह कहा जाता था। तो गुप्त वंश का एक चीज और जान ली, तो गुप्त वंश का जो प्रथम महान शासक था वो चंद्रगुप्त प्रथम था। ठीक है, समझ में आ गया आपको कि गुप्त काल के प्रथम कुलिक शब्द का अर्थ है मुख्य शिल्पकार, चीफ क्राफ्ट्समैन। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि वेयर वॉज द बर्च बार्क फाउंड ऑन विच हाइम्स ऑफ ऋग्वेदा वर रिटेन। वो भुज मतलब कि बर्च छाल कहाँ पाई गई जिस पर ऋग्वेद की वैदिक प्रार्थनाएं सूक्त लिखी गई हैं। ऑप्शन ए कश्मीर, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी बंगाल, ऑप्शन डी है बिहार। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कश्मीर। ठीक है, वो भुज छाल जो कश्मीर में पाई गई जिस पर ऋग्वेद की वैदिक जो प्रार्थनाएं हैं सूक्त लिखी गई हैं। लगभग जो 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इस भुज वृक्ष की क्या है छाल का उपयोग किया गया और यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के पुस्तकालय में सुरक्षित है। ठीक है, और ऋग्वेद तो ऋग्वेद में 1000 से क्या है ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें क्या है सूक्त कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग तमिल वर्क्स इन्फॉर्म अस अबाउट द लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन। निम्नलिखित में से कौन सी तमिल कृति हमें आम पुरुषों और महिलाओं के जीवन के बारे में सूचित करती है, वो आपको बतानी है। ऑप्शन ए है कि शिल्पा दिकरम, ऑप्शन बी वल्लयापति, ऑप्शन सी मणिमेकलई, ऑप्शन डी है पेरियापुरम। ठीक है, तो उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पेरियापुरम। जो 12वीं शताब्दी की तमिल कृति पेरियापुरम जो है में आम पुरुषों और महिलाओं के बीच जीवन के बारे में सूचित करता है। उसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं कि शिल्पादिकरम में क्या है। शिल्पादिकरम में तमिल साहित्य की प्रथम महाकाव्य के रूप में जाना जाता है और इसका महाकाव्य की रचना इलांगो आदिंगल ने की थी। तो ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में बन सकता है, तो इसलिए और भी आप ऑप्शन को देख लीजिए। और ये वलैया जो है इनके मतलब इनके बारे में देखिए, जान लेते कि वलैयापति ये समकालीन प्रसिद्ध महाकाव्य है। ठीक है, और इनका तमिल साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। और मणिमेकलई जो है ये 30 छंदों का महाकाव्य है। इसके रचनाकार चितलाई चतनार हैं। ठीक है, तो ये आपने जान लिया। ठीक है, ये ऑप्शंस आपके मैंने इसलिए बता दिए क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, आने के बिल्कुल चांसेस हैं। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके सीटेट के एग्जाम में सेकंड पेपर में पूछे जाते हैं। तो सारे आपके बुक से ही क्वेश्चंस बनते हैं, कोई बाहर से क्वेश्चंस नहीं आते। 6 to 8 की पूरी मैं बोल रही हूँ ना एनसीईआरटी की बुक पढ़ जाइए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली। निम्नलिखित में से कौन मेल नहीं खा रहा है। खजुराहो, चंदेल, ऐहोल, चालुक्य वंश से रिलेटेड है, कांचीपुरम, पल्लव, महाबलीपुरम, ये चोल। तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ये जो महाबलीपुरम है ना, ये वाला ये नहीं मेल खा रहा है, ये चोल के वंश से नहीं संबंधित, ये पल्लव के टाइम का था महाबलीपुरम। ठीक है, तो इसलिए ये मतलब करेक्ट नहीं है। ठीक है, पूछा क्या निम्नलिखित तो कौन सा मेल नहीं खाता है, तो वो है चोल, महाबलीपुरम चोल है, ये पल्लव में वंश से रिलेटेड था। ठीक है, तो खजुराहो चंदेल वंश है, ऐहोल चालुक्य, कांचीपुरम पल्लव, जो करेक्ट नहीं है वो है महाबलीपुरम। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है त्वारीख वॉज रिटन बाय लर्न मैन इन उर्दू। त्वारीख को सुरक्षित व्यक्तियों और उर्दू में लिखा गया था। सेकेंड है कि द राइटर ऑफ त्वारीख यूज टू लिव अर्बन एरियाज। त्वारीख के लेखक नगरों में रहते थे। थर्ड है कि दे ऑफन रोड देयर हिस्टोरीज फॉर सुल्तान इन द होप ऑफ रिच रिवॉर्ड्स। वे प्राय अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे पुरस्कार पाने की आशा में लिखा करते थे। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट एस मतलब इज आर करेक्ट, कौन सा कथन सही है। तो ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं कि बोथ
फर्स्ट एंड सेकेंड, बोथ सेकेंड एंड थर्ड, सी है कि बोथ फर्स्ट एंड थर्ड, और डी है कि ओनली फर्स्ट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बोथ सेकेंड एंड थर्ड। क्या है ये करेक्ट होगा। देखिए फर्स्ट जो है कि तारीख जो है, तारीख को सुनिश्चित व्यक्तियों द्वारा उर्दू में लिखा गया है, तो ये ऐसा नहीं है, ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि तारीख है, तारीख सब उर्दू है तो ये उर्दू में लिखा है, नहीं, तारीख के लेखक क्या है, नगरों में रहते थे, तो ये वाला स्टेटमेंट सही है, ये नगरों में रहते थे और अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे क्या है, ढेर सारे पुरस्कार पाने की आशा में उनके बारे में लिखा करते थे। उस टाइम राजा लोग अपने बारे में खूब अच्छा बढ़िया बढ़िया लिखवाते थे, कोई भी युद्ध हुआ तो उनके बारे में खूब बढ़ा चढ़ा के लिखते थे, तो ये लोग पुरस्कार की लालच में ये लोग खूब बढ़िया बढ़िया लिखते थे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। और थर्ड वाला देख लीजिए कि वे क्या है, तारीख के जो लेखक होते थे ना, उसमें सचिव होते थे, प्रशासक होते थे, कवि और दरबारियों जैसे सुनिश्चित व्यक्तियों होते थे जो घटनाओं का क्या है, वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासक संबंधी सलाह भी देते थे। और तारीख शब्द जो है, तारीख फारसी भाषा में लिखा गया था, ठीक है। तो यहाँ पे वही दिया है कि वे प्राय अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे पुरस्कार पाने की आशा में लिखा करते थे। तो सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट आपका सही है, तो इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपोजिशंस आर नॉट कंपाइल्ड बाय सूरदास। निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूरदास द्वारा संकलित नहीं है, ये भी देखिए नहीं वाले हैं। तो ए है सूरसागर, ऑप्शन बी सूर सरावली, सी है साहित्य रत्न, डी है साहित्य लहरी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, साहित्य रत्ना। साहित्य रत्ना जो है सूरदास द्वारा संकलित नहीं है। सूर सागर, सरावली, साहित्य लहरी, ये तीनों क्या है, सूरदास द्वारा संकलित है, ठीक है। ये और ये सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी, ये किसके द्वारा, सूरदास द्वारा संकलित है। सूरदास हिंदी के भक्ति काल के क्या है, महान कवि थे और वे भगवान श्री कृष्ण के अनन्य उपासक और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि थे और सूरदास हिंदी साहित्य के सूर्य माने जाते थे। तो इसलिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूरदास द्वारा संकलित नहीं है, तो वो है साहित्य रत्ना, ठीक है। तो सी इज करेक्ट आंसर। तो ये सारे ऑप्शंस थे। अच्छा ये भी क्वेश्चंस है ना, हाँ अभी क्वेश्चंस हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ए एंड आर एंड चूज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित कथन तथा कारण पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। तो देखिए एसोसिएशन वाले रीजनिंग वाले क्वेश्चंस हैं ये। थ्रू द 18th सेंचुरी द मुगल एम्पायर ग्रेजुअली फ्रेगमेंटेड into a number of independent religions state। कथन ए में दिया गया है कि 18वीं शताब्दी के दौरान मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कई स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों में बिखर गया। रीजन में दिया है कि विद द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर द गवर्नर्स ऑफ लार्ज प्रोविंसेस, सूबेदार्स एंड द ग्रेट जमींदार्स एंड consolidated and their authority in different parts of Indian subcontinent। कारण आर में है कि मुगल सम्राटों की सत्ता के पतन के साथ कई प्रांतों के सूबेदारों और बड़े जमींदारों ने भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में अपनी शक्ति और क्या है प्रबल कर ली। तो इसमें आपको चूज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे चूज करने हैं कि सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए होगा कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए और आर दोनों सही है, आर की सही व्याख्या ए करता है। तो देखिए कैसे कि जो ये है कि ए और आर दोनों क्या है सही है, आर का सही एक्सप्लेन कर रहा है ए। तो 1707 ईस्वी में क्या है, औरंगजेब की क्या है मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य का क्या हो गया था, पतन हो गया था, ठीक है। तो पतन आरंभ हो गया था, पतन आरंभ हो गया था। तो 18वीं जो शताब्दी में जो अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों से मुगल साम्राज्य क्या है धीरे धीरे क्या है स्वतंत्र हो गया था, ठीक है, और क्षेत्रीय राज्यों में बिखर गया था। तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु
तो इससे भी क्वेश्चंस बन सकता है कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई, तो 1707 में। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस आ चुके हैं। फिर जो रीज़न उसका बता रहा है कि जो 18वीं शताब्दी में बंगाल के एक क्षेत्रीय राज्य बन जाने में जमींदारों को काफ़ी क्या बदलाव आया। मुगल सम्राटों की सत्ता के पतन के साथ क्या है, कई प्रांतों में सूबेदार अपनी शक्तियों पर क्या है, प्रबल कर दी थी। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन जो है ये ए क्या है, सही है। कारण सही बता रहा है ए का। ठीक है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इन विच रिलीजन लैंड ऑनर्स वर नोन एज अ विलार्स। ठीक है, किस क्षेत्र में भूस्वामियों को विल्लार कहा जाता था। तो ऑप्शन ए है कि महाराष्ट्र रीजन, महाराष्ट्र क्षेत्र, बी है तमिल रीजन, तमिल क्षेत्र, सी है पंजाब रीजन, पंजाब क्षेत्र, डी है बंगाल रीजन, बंगाल क्षेत्र। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तमिल रीजन, तमिल क्षेत्र। तमिल क्षेत्र के भूस्वामियों को क्या है, वेल्लार कहा जाता था और संगम युग में साधारण हल चलाने वाले को उझावर के नाम से जाना जाता था। दासों सहित भूमिहीन जो मजदूरों को क्या है, कदैसियार और अधिबई के नाम से भी जाना जाता था। तो किस क्षेत्र में भूस्वामी को वेल्लार कहा जाता था, तमिल क्षेत्र के, तमिल रीजन के। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो ये इतने सारे क्वेश्चंस थे। अगर आपको इस क्वेश्चन आंसर से कुछ भी डाउट है, कुछ समझ में नहीं आए हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, जिससे और भी लोग ये प्रैक्टिस सेट को देख पाए और वो भी जान पाएँ कि किस टाइप के क्वेश्चन सेकेंड पेपर में सोशल साइंस में आते हैं और एक अच्छा स्कोर गेन कर पाएँ। जुलाई में आपके पेपर हैं, तो आप अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए और सारे एनसीईआरटी की बुक पढ़ जाइए 6 to 8 की सोशल साइंस की। ठीक है, आई होप आपको अच्छी लगी हो वीडियो। फिर से कह रही हूँ, लाइक करके ज़रूर जाइए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही अच्छे कंटेंट के साथ, अच्छे क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।